हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स थे आज मैं वो क्लियर करने वाली हूँ, जिससे जो भी लोग अब अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देने वाले हैं, स्पेशली एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स का, तो फॉर्म है जो स्टार्ट हो गए हैं फिलअप होना। आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए। लास्ट डेट है जो एंड मई तक है। अभी आई थिंक 1 मई से ही लिंक है जो एक्टिवेट की गई है। और पूरी ऑफिशियल डिटेल के लिए कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है कौन नहीं, तो ऑलरेडी मैं एक क्लास के थ्रू आपको बता चुकी हूँ। बट बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 12th पास आउट भी कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता दी हुई है उसको ज़रूर देख लें। देन आफ्टर है जो आप क्या करें, फॉर्म फिलअप करें। 30 मई लास्ट डेट है, 1 मई से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपका पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, या फिर जो भी लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनको प्रीवियस पेपर कहाँ से अवेलेबल होंगे, तो उन सभी चीज़ों के लिए क्लास मैंने आज की है। तो यहाँ पर आज हम एमपी एनएचएम में पेपर किस टाइप का होता है वो यहाँ पे बताएंगे। साथ ही साथ एमपी में जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो जीएमसी में हुए हों, व्यापम में हुए हों, एमपी एनएचएम ने भी 2019 में पेपर करवाया था स्टाफ नर्स के लिए, और 2021 में जो पेपर हुआ था वो पेपर भी, तो सभी पेपर अवेलेबल हैं विथ 13 सीरीज़ के। आपको ओनली 250 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें आपको 13 सीरीज़ और एमपी एनएचएम जीएमसी और व्यापम के सभी पेपर्स, मोस्टली 13 प्लस से ज़्यादा पेपर हैं, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो या तो आप वो पेपर डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, या फिर जो ऑफिशियल ऐप है मेडिकल एंड नर्सेस सब, उस ऐप पर जाकर आप उन पेपर्स को ले सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर जो पेपर हुआ था ये हुआ था 2021 में। तो जो लोग पेपर दे के आए थे उनके पास तो पेपर था ही, बट जिनके पास नहीं था और जिनका भी, ज़रूरी नहीं है कि एमपी वालों के लिए बस हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इस पेपर को टाइप इसलिए नहीं किया है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आप पेपर देख सकते हैं, और एमपी एनएचएम में पेपर किस टाइप का आता है वो भी देख सकते हैं। और जो फार्मासिस्ट वाले हैं, तो फार्मासिस्ट के पेपर भी मैं अरेंज करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है आपको चैनल पर क्लास के थ्रू ना समझा पाएँ, लेकिन आपको पीडीएफ है जो ज़रूर अवेलेबल करवाई जाएंगी जो भी फार्मासिस्ट का पेपर दे रहे हैं। लेकिन स्टाफ नर्स वालों के लिए सभी पेपर्स अवेलेबल हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो टोटल है जो 100 क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एक क्लास के थ्रू कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, और इस बार का सिलेबस भी आपके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप जो मैंने एमपी के सिलेबस में भी आपको कहा था, जो सीएचओ का पेपर हुआ था, इस बार भी कहूँगी कि आप प्रीवियस सिलेबस को प्रेफर करके अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आपको 10 दिन पहले यदि सिलेबस दिया जाता है तो आप 10 दिन में आपको बस रिवाइज करना है। यदि 1-2 टॉपिक चेंजेस भी होते हैं तो वो बस आपको पढ़ने होंगे, बाकी आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 शिफ्ट में हुआ था पेपर, जुलाई में जो पेपर हुआ था, दोनों शिफ्ट में आपको यहाँ पर बताऊंगी। साथ ही साथ एक पेपर एएनएम का अवेलेबल भी है कि एएनएम में, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है और जो इसके पहले 2019 में हुआ था, तो जो 2019 में हुआ था उसमें 2021 के एएनएम बेस्ड के क्वेश्चन आए थे, और जो 2021 में एएनएम का पेपर हुआ था उसमें प्रीवियस बेस्ड के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर एएनएम का पेपर भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, आपको पूरा टॉपिक वाइज है जो पढ़ के जाना है, जो आपके सिलेबस में दिया है। उन्होंने सिलेबस एक्चुअल में 4 लाइनों का दिया है, लेकिन मैंने आपको पूरा सिलेबस है जो बता दिया है कि आपको कैसे क्या आ सकता है। तो यहाँ पर इस पेपर को देख के आपको पूरा फॉर्मेट है जो फील हो जाएगा कि आपका पेपर का फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पर इसको हम जूम करके आपको पूरे क्वेश्चन है जो क्लियर करवा देते हैं, जिससे आपको ईजी रहे पूरा पेपर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, आई होप आपको स्क्रीन पूरी क्लियर दिख रही हो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन द आइडियल प्लेस टू फील द पल्स। यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको आएंगे, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिनको लगता है कि पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, तो यहाँ पर पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो था कि आइडियल प्लेस कहाँ पर होगा, यदि इमरजेंसी में आपको पल्स फील करनी है तो कहाँ पर फील करेंगे। ऑप्शन में था एपिकल, कैरोटिड, पॉप्लिटियल या फिर डॉर्सल स्पेडिस। और पेपर की बात करें आपकी जून में है जो आपका पेपर है जो हो सकता है, जून या फिर जुलाई में आपका पेपर है जो हो सकता है। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था बहुत लंबा खिंचा था, एटलीस्ट फॉर्म फिलअप करने के 4-5 महीने तक लगा दिए थे। अगेन एंड अगेन एग्जाम डेट है जो एक्सटेंड हो रही थी। आई होप इस बार ऐसा कुछ भी ना हो। तो यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन में पल्स कहाँ पर फील करेंगे, तो इमरजेंसी में पल्स कहाँ पर फील की जाती है, कैरोटिड पल्स।
कौन सी पल्स फील की जाएगी? कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट आया था यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ABPU स्केल P रिफर्स टू, तो जो ABPU स्केल है इसमें P का मतलब क्या है? पैलर, पेन, प्रेशर या फिर पल्स। तो यहाँ पर जो ABPU स्केल है, तो ABPU स्केल में क्या किया जाएगा आपका यहाँ पर? इसमें अलर्ट, वर्बल पेन एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस। तो पेन को असिस करने के लिए जो कॉन्शियसनेस, पेशेंट की कॉन्शियसनेस और पेन के लिए चेक किया जाता है। तो यहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एक तरीके से हम कह सकते हैं ABPU स्केल यूज़ की जाएगी। तो P का मतलब होता है यहाँ पर पेन। क्या होगा यहाँ पर? पेन। और यदि A का मतलब यहाँ पर पूछते हैं तो अलर्ट, B का मतलब पूछें तो वर्बल, P का मतलब पेन और U का मतलब क्या होता है? अनरिस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यू कैन स्टॉप गिविंग CPR एक्सेप्ट, मतलब आपको CPR देते रहना है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि सभी कंडीशन में आपको CPR स्टॉप कर देना है, लेकिन किसी एक को छोड़कर, दैट मीन्स इसमें हमें देना है, स्टॉप नहीं करना है। ऑप्शन में है यहाँ पर, पर्सन इज ब्रीदिंग व्हेन bystanders tell to stop the CPR, when you are too exhausted to continue, the scene becomes unsafe to continue। तो यहाँ पर किस केस में आपको देते रहना? क्वेश्चन है कि सभी में स्टॉप करना है, लेकिन किसी एक केस में आपको CPR है जो देते रहना है। तो किस केस में आप CPR को कंटिन्यू रखेंगे? जब वहाँ पर जो आपकी ऑडियंस जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि CPR के लिए स्टॉप कर दो। ऐसा नहीं करना है आपको लगता है कि पेशेंट अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है और आपने प्रॉपर CPR नहीं दिया है, तब ऐसे केस में आपको CPR क्या करना है? कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? व्हेन बायस्टैंडर्स टेल टू स्टॉप द CPR, जो वहाँ पर लोग खड़े हुए देख रहे हैं उनके कहने पर आप CPR को स्टॉप है जो नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के लिए और क्या कहेंगे? फॉलिस कैथेटर, स्वान-गेंज कैथेटर, शॉर्ट टर्म कैथेटर्स या फिर इनड्वेलिंग कैथेटर्स। तो यहाँ पर इनकी इमेज आप एक बार जरूर देख लेना। तो क्या कहा जाएगा? स्वान-गेंज कैथेटर। क्या कहा जाएगा? स्वान-गेंज कैथेटर। नेक्स्ट वन इज द कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कॉमन कॉज सभी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में अस्थमा, हेड इंजरी, न्यूमोथोरैक्स या फिर डायबिटीज मेलाइटिस। तो सब केस में क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की सिचुएशन डेवलप हो सकती है, लेकिन किसी एक को छोड़कर तो क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटिस। क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटिस। बाकी अस्थमा, हेड इंजरी और न्यूमोथोरैक्स, इन सब में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपको एक जो यहाँ पर क्लियर और जो अप्रोक्सीमेट रेंज दी हुई होती है उसको आपको मार्क करना है। तो 7.35 टू 7.45 क्या है? आर्टेरियल पीएच है, किसका? ब्लड का। नेक्स्ट वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्क्रब नर्स इन द ऑपरेटिंग रूम इज। तो स्क्रब नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी OT में? असिस्टिंग इन ग्लविंग एंड गाउनिंग, अप्लाइंग सर्जिकल ड्रेप्स, हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन या फिर पोजिशनिंग द पेशेंट। तो यहाँ पर जो एक स्क्रब नर्स होगी उसकी मेन प्रायोरिटी क्या होगी OT में? कि जो सर्जन सर्जरी कर रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करना है? हैंडलिंग करवाना। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन। जो नर्स स्क्रब नर्स है जो पूरा अपना PPE किट में रेडी है, OT रूम में डॉक्टर को असिस्ट कर रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या सर्जन के लिए देना। नेक्स्ट वन इज द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल अप्लाइंग द रेस्ट्रेंट्स। तो जब आप किसी के लिए रेस्ट्रेंट्स लगाते हैं तो आपकी एज अ नर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट यूज्ड, दैट मीन्स कौन से रेस्ट्रेंट्स आपने लगाए हैं उनको डॉक्यूमेंट करना। डॉक्यूमेंट द पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट किस तरीके से बिहेव करता है वो भी डॉक्यूमेंट करना है। ऑलवेज अप्लाई आफ्टर अ रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम अ फिजिशियन एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन में छोड़ के बाकी जब आप रेस्ट्रेंट लगाते हैं पेशेंट को तो आपको फिजिशियन से रिटर्न में लेना है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
तो ऐसे केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी होगी। जब आप किसी पेशेंट को रिस्ट्रेंट्स लगाते हैं तो ऐसे केस में डॉक्टर का रिटर्न कंसेंट भी होना चाहिए आपके पास, बट लेकिन इमरजेंसी में नहीं, और पेशेंट का बिहेवियर डॉक्यूमेंट करना है आपको। साथ ही साथ रिस्ट्रेंट कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का कर रहे हैं, वो भी आपको लिख के रखना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन विल एड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ GERD। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज को इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन आप अपनाएंगे? लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड, ड्रिंक मोर वाटर बिफोर बेड टाइम, या फिर प्रोवाइड सेमी सॉलिड डाइट। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है कि जब जो भी खाना आपने खाया है वो क्या होगा, वापस मुंह की तरफ आपको आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिगर्जिटेशन या फिर एसिड रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स, GERD या फिर एसिड रिफ्लेक्स। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि पेशेंट के लिए हेड एंड बेड का कैसा करना है, थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है, बिस्तर के सिरे को ऊपर उठाएं, जिससे जो क्या है स्टमक का एसिड है, बाइल है, वो क्या है जो पाइप है, फूड पाइप लाइनिंग है, वहाँ पर ना आए, और जो फूड है क्या हो रिगर्जिटेट ना हो पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड। नेक्स्ट वन इज an elderly patient is admitted with pneumonia. Which of the following data is greatest concern for the nurses with performing physical assessment of a patient? तो यदि कोई निमोनिया का पेशेंट एडमिट हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निमोनिया का पेशेंट है जो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, एल्डर पेशेंट है, बुजुर्ग है मरीज, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कंसर्न क्या होगा एज ए नर्स जब आप उसका फिजिकल असेसमेंट करते हैं? दैट मीन्स यहाँ पर मेन साइन आपके लिए क्या होगा, जो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज चेक करना है? कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस, क्लियर ब्रीदिंग साउंड, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम ग्रेटर देन 3 सेकेंड, या फिर हीमोग्लोबिन 16 ग्राम पर DL। तो यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट कंसर्न क्या होगा कि पेशेंट का जो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है कितना है, ग्रेटर देन 3 सेकेंड है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपके लिए क्या होगा, ग्रेटर कंसर्निंग है जो रहेगा। यदि कैपिलरी रिफिलिंग टाइम क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो रहेगी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज परपीरियल सेप्सिस इज द इन्फेक्शन दैट अकर्स विद इन। तो परपीरियल सेप्सिस कितने दिनों के अंदर होगा? 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, 8 वीक आफ्टर डिलीवरी, 10 वीक आफ्टर डिलीवरी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि परपीरियल पीरियड है क्या? तो परपीरियल पीरियड होता है बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके 6 वीक तक का ड्यूरेशन। अब यदि इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है कुछ भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, परपीरियल सेप्सिस, और ये कितने दिन के लिए रहेगा? 6 वीक आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज परपीरियल पीरियड बिगन्स आफ्टर। तो परपीरियल पीरियड कब से स्टार्ट होता है? क्राउनिंग अकर्स अप टू 4 वीक्स, बर्थ ऑफ द बेबी अप टू 4 वीक्स, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 4 वीक्स, या फिर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 6 वीक्स। तो मैंने आपको बताया कि बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके जो 6 हफ्ते तक का ड्यूरेशन होता है, 6 वीक तक का ड्यूरेशन होगा, तो क्या कहलाता है? परपीरियम पीरियड। लेकिन जो पूरी लेबर की प्रोसेस है वो एंड कब होती है? जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएगा, देन आफ्टर ऑब्जर्वेशनरी स्टेज होगी 4th स्टेज। तो यहाँ पर प्लेसेंटा सेपरेट होने से लेके 6 वीक तक का ड्यूरेशन क्या कहलाएगा? परपीरियम पीरियड। नेक्स्ट वन इज हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय। तो ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कौन करता है? लैक्टिनिफेरस टेब्यूल्स, यूट्रस, वेजाइना, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट सीक्रेट करता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये चीज़ आपको याद रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगा, तो होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज एट 20 वीक्स द हाइट ऑफ द यूट्रस फंडस इज। ये क्वेश्चन अभी इस टाइप के एग्जाम में आए हुए हैं जो रिसेंट में पेपर हुए हैं। तो 20 वीक में यूट्रस जो यूट्राइन फंडस है उसकी हाइट कितनी होगी? जस्ट पाल्पेबल पर एब्डोमेन, 1 फिंगर अंडर द अम्बलाइकस, मिडवे बिटवीन एक्सीफेस्टर्नम एंड अम्बलाइकस, फेल्ट एट द लेवल ऑफ एक्सीफेस्टर्नम। तो यहाँ पर एक्सीफेस्टर्नम तो 36 वीक के बाद ही पहुँच पाती है। तो यहाँ पर आपके जो 2 ऑप्शन है इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 1 फिंगर अंडर द अम्बलाइकस। क्या होगा?
नाभि के नीचे 1 उंगली तक, जो अम्बलाइकस है उसके 1 उंगली तक नीचे ही रहेगा 20 वीक्स में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 1 फिंगर अंडर द अम्बलाइकस। एक्सीपेस्टर्नम आता है तो यहाँ पर आपके लिए चेस्ट तक की बात हो रही है, और यहाँ 36 वीक के बाद ही है जो फंडल हाइट है, जो यूट्राइन फंडस है, जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज कंजक्टिवल सिरोसिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। अब कंजक्टिवल सिरोसिस दैट मीन्स आँख से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो किसके कमी के कारण होगी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो ये चीज़ सबको पता है कि आँखों में किस विटामिन की कमी से प्रॉब्लम होती है, विटामिन ए की कमी के कारण। तो यहाँ पर चाहे कंजक्टिवल सिरोसिस पूछ ले, नाइट ब्लाइंडनेस पूछ ले या फिर ज़ेरोफ्थेल्मिया पूछ ले, सब किसके कारण होंगे, विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो राइबोफ्लेविन के कारण सब कुछ होगा, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलियोसिस, ग्लोसाइटिस या फिर पेलाग्रा। तो यहाँ पर राइबोफ्लेविन की कमी के कारण सब कुछ होगा, किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है यहाँ पर राइबोफ्लेविन, तो यहाँ पर राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की कमी से सब कुछ होगा, किसी एक को छोड़कर। तो क्या होगा, पेलाग्रा, क्योंकि किसके कारण होगा, नियासिन की कमी के कारण। किसके कारण होगा, नियासिन की कमी के कारण। जो भी ओंठों का फटना है, ग्लोसाइटिस है, चिलोसिस है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, सब किसके कारण होगा, विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी के कारण। लेकिन पेलाग्रा किसके कारण होता है, नियासिन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, रूट्स एंड ट्यूबर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आंवला या फिर मिल्क में। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी है जो प्रेजेंट होता है। और हीलिंग के लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। नेक्स्ट वन इज द काइंड ऑफ फूड इन विच अ पर्सन और ग्रुप लिव्स इज कॉल्ड। तो किस टाइप के फूड पर है जो पर्सन क्या रहेगा, जिंदा रहता है, उस टाइप के फूड को क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन, डाइटिक्स, डाइट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जिस फूड पर पर्सन जिंदा रहता है वो किस टाइप का कहलाएगा, आहार या फिर डाइट कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, डाइट और आहार। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर सिंपल लिपिड। तो न्यूट्रिशन जो आपको टॉपिक दिया है सिलेबस में, उसके क्वेश्चन है यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स या फिर PUFA। तो यहाँ पर सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स। क्या है यहाँ पर, ट्राइग्लिसराइड क्या है, सिंपल लिपिड। नेक्स्ट वन इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन विच आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू इज कॉल्ड। तो यहाँ पर स्मॉलर यूनिट है प्रोटीन की, जो कि टिश्यू फॉर्मेशन के लिए, नए टिश्यू बनने के लिए हेल्पफुल है, ज़रूरी है। तो उसको क्या कहेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, लिनोलेक एसिड या फिर नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो स्मॉलर यूनिट है प्रोटीन की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यू टिश्यू के डेवलपमेंट फॉर्मेशन के लिए, उसको क्या कहेंगे हम, एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम आपको एग्जाम में आते हैं कि एसेंशियल कौन सा है, नॉन एसेंशियल कौन सा है। तो वो आपको दोनों कॉलम बना के याद करके रखना है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं। नेक्स्ट वन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बूफिंग कफ। पर्ट्यूसिस और बूफिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट पूछा है तो क्या है, रोटावायरस, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बॉर्डेटेला वायरस या फिर कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियम। तो बूफिंग कफ का दूसरा नाम क्या है, पर्ट्यूसिस। 100 डेज की खांसी, जो कि लेस देन 2 ईयर एज ग्रुप के बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। तो यहाँ पर बूफिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट क्या है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का वायरस। क्या है यहाँ पर, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का वायरस। नेक्स्ट वन इज द 3 डिस्टिंक्ट एंटीजेंस हेपेटाइटिस बी वायरस आर ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वायरस के सभी 3 एंटीजेंस है, किसी एक को छोड़कर, HBsAg, HBcAg, HBVAg या फिर HBeAg। तो यहाँ पर सभी 3 हैं, 3 डिस्टिंक्ट एंटीजन हेपेटाइटिस बी वायरस के, लेकिन एक को छोड़कर। तो क्या है यहाँ पर, HBVAg, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट वन इज द एंटी टाइफाइड वैक्सीन VI पॉलीसैकेराइड इज एडमिनिस्टर्ड एट।
तो एंटी टाइफाइड वैक्सीन कब एडमिनिस्टर की जाती है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, 9 मंथ, 1 ईयर एंड 6 मंथ या फिर 2 ईयर। तो एंटी टाइफाइड वैक्सीन को कब दिया जाता है बच्चों में? 2 साल की एज में। कब दिया जाता है? 2 ईयर्स एज में। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मलेरिया सभी से ट्रांसमिट होगा किसी एक को छोड़कर। इन्फेक्टेड मदर टू न्यूबॉर्न, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या फिर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। तो मलेरिया क्या है? किससे ट्रांसमिट होता है? मच्छर से। लेकिन ये इन्फेक्टेड मदर से बेबी को भी हो सकता है, न्यूबॉर्न के लिए फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो इसका मेन कॉज है, और ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से भी। लेकिन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से मलेरिया आपको नहीं होगा, HIV आपको नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, तो यहाँ पर जो मलेरिया की बात हो रही है, जितने भी मॉस्क्यूटो से बाइट करने वाले इन्फेक्शन है वो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से हो सकते हैं, इन्फेक्टेड मदर से बेबी को भी हो सकते हैं, लेकिन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से नहीं होंगे। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? बी मलाई, W बैंक्रॉफ्टी, बी टिमोरी या फिर ऑल ऑफ दीज। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी से मेनली सबको पता होगा बैंक्रॉफ्टी, वुस्टेरेचिया बैंक्रॉफ्टी, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है यहाँ पर द वर्ड पोस्ट कॉर्ब डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विच एस स्टैंडमेंट में पढ़ा हुआ है पोस्ट कॉर्ब। क्या है? पोस्ट कॉर्ब। तो पोस्ट कॉर्ब का यहाँ पर मतलब एस का मतलब यहाँ पर क्या है? पोस्ट कॉर्ब में एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब होता है यहाँ पर स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर एस का मतलब क्या है? यहाँ पर एस का मतलब है यहाँ पर स्टाफिंग। सो राइट आंसर इज स्टाफिंग। नेक्स्ट वन इज while performing a newborn assessment the nurse should measure the vital signs in the following sequence। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी में जब आप वाइटल साइन चेक करते हैं तो क्या सीक्वेंस होगा? न्यूबॉर्न बेबी में वाइटल सीक्वेंस का है, जो सीक्वेंस होगा वाइटल साइन चेक करने का वो होगा रेस्पिरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर। क्या होगा? रेस्पिरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज at birth a newborn infant is noted to have the following finding: HR, heart rate 70 per minute, respiratory effort poor and regular, no reflex, irritability and blue all over the body। what is the अपगार स्कोर? तो ऐसे केस में आपको अपगार स्कोर बतानी है कि हार्ट रेट कितनी है? 70 पर मिनट, रेस्पिरेटरी एफर्ट क्या है? पुअर है, नो रिफ्लेक्स देखने को मिला, इरिटेबल है, और बेबी की बॉडी क्या है? ब्लू है। तो ये कौन सा अपगार स्कोर में आप कितने नंबर देंगे? इसमें मैक्सिमम 10 होता है। ऑप्शन में 0, 1, 2 या फिर 3, तो कितनी स्कोरिंग दी जाएगी यहाँ पर? 2, क्योंकि बॉडी क्या है? ब्लू है, तो यहाँ पर कोई भी स्कोर नहीं दिया जाएगा। रिफ्लेक्स भी नहीं है यहाँ पर, रेस्पिरेटरी एफर्ट क्या है? पुअर है। लेकिन यहाँ पर हार्ट रेट भी कितनी है? 70 पर मिनट है जनरली, जो कि 130 और 140 के आसपास रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट वन इज बायोमेडिकल वेस्ट मिक्सिंग इज विथ सीमेंट इज नोन एज। तो बायोमेडिकल वेस्ट को सीमेंट के साथ यदि मिक्स करेंगे तब हम इसको क्या कहेंगे? इंसिनरेशन, इनर्टाइजेशन, श्रेडिंग या फिर ऑटोक्लेव। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसको यदि हम सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं तब क्या टर्म यूज होगा यहाँ पर? इनर्टाइजेशन। क्या होगा? इनर्टाइजेशन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। तो इंडिया में जो मैटरनल डेथ है, कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के 42 डेज तक का जो ड्यूरेशन होगा वो किस में इंक्लूड किया जाएगा? मैटरनल डेथ में। रीज़न कुछ भी हो सकता है। मैटरनल डेथ का मेन रीज़न क्या है इंडिया में? तो सबसे ज़्यादा जो मैटरनल डेथ होती है वो होती है हेमरेज के कारण। या तो वो एंटीपार्टम हो सकता है, इंट्रापार्टम हो सकता है, या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। बट जो मेनली डेथ होती है हेमरेज में वो होती है पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण। नेक्स्ट इज विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल। क्या इंक्लूडेड नहीं है? टू अचीव NNR टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2015, टू रिड्यूस NMR 100 registration of birth, death, pregnancy and marriage, टू रिड्यूस IMR infant mortality rate 30।
तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में जो इंक्लूडेड नहीं है वो क्या है, टू अचीव नेट रिप्रोडक्टिव रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2015। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, इसको आपके लिए एग्ज़ाम में जनरली क्या चीज़ आती है, या तो ये लॉन्च कब हुई थी, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की लॉन्च डेट यदि आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं तो 2000 में हुई थी ये लॉन्च। और यदि यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के एम जनरली एग्ज़ाम में आपको आते हैं तो वो भी आपको याद रखना है। इसमें जनरली न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट IMR और जो 100% बर्थ रजिस्ट्रेशन है, प्रेगनेंसी मैरिज इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है इसको रिप्लेस करना नहीं है 2015 तक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टू अचीव NNR नेट रिप्रोडक्टिव रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल इन 2015। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंस्लो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर विंस्लो कॉन्सेप्ट जो कि कम्युनिटी हेल्थ का है, तो कौन सा पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जो विंस्लो कॉन्सेप्ट है, तो विंस्लो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ में जो इंक्लूडेड नहीं है, ऑप्शन में द सैनिटाइजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, द एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑन पर्सनल हाइजीन, मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज टू दोज हु कैन पे फॉर देम, या फिर द कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी डिसीज। तो यहाँ पर विंस्लो ने जो चार्ल्स एडवर्ड हार्मोनी और विंस्लो ने जो पब्लिक हेल्थ को डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि हेल्थ एफिशिएंसी होना चाहिए, कम्युनिटी एफर्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है वो क्या है, मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज टू दोज हु कैन पे फॉर देम, जो लोग पे कर सकते हैं उनके लिए नर्सिंग सर्विसेज है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। जो विंस्लो का कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी चीज़ें हैं, लेकिन जो नहीं है वो क्या है, मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज टू दोज हु कैन पे फॉर देम, फ्री वालों के लिए भी ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट वन इज द फिजिशियन ऑर्डर एंड IV सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में ड्रग कैलकुलेशन को लेके क्वेश्चन आएगा कि यदि फिजिशियन ने आपको डेक्सट्रोज 5% दिया है 100 ml पर आवर, फैक्टर यहाँ पर GTT है, तो यहाँ पर आपको है जो GTT पर मिनट कितना आएगा वो कैलकुलेट करना के आता है, वो आता है 5 GTT पर मिनट। अब ड्रग कैलकुलेशन को लेके अभी रिसेंट में सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक 5 मिनट के सेपरेट वीडियो में आपको ड्रग का डोज कैसे कैलकुलेट करना है, आवर में, मिनट में या फिर ml में, सभी चीज़ें आपको फॉर्मूला के थ्रू सभी चीज़ें 5 मिनट की क्लास में सेपरेट समझा दी जाएंगी। नेक्स्ट वन इज मिस्टर एक्स एडमिटेड इन ER विथ डायग्नोसिस ऑफ सब ऑर्गेनाइड हेमरेज। तो इमरजेंसी रूम में मिस्टर एक्स नाम का पेशेंट है जो एडमिट हुआ है, सब ऑर्गेनाइड हेमरेज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज लीडिंग द कॉज ऑफ सब ऑर्गेनाइड हेमरेज। तो यहाँ पर क्या रीजन है सब ऑर्गेनाइड हेमरेज होने का, एम्बोलिज्म, हाइपरटेंशन, एन्यूरिज्म रप्चर या फिर ब्लंट ट्रॉमा। तो यहाँ पर सब ऑर्गेनाइड हेमरेज होने का जो मेन रीजन है वो क्या है, एन्यूरिज्म रप्चर। जो एन्यूरिज्म में जो बहुत ही वीक ब्लड वेसल्स होती हैं क्या होती हैं, दूसरी जगह वल्ज हो जाती हैं, तो उसके लिए जो वल्जिंग है तो उनके रप्चर होने के कारण जो ब्लीडिंग होगी सब ऑर्गेनाइड स्पेस में, तो यही उसका मेन रीजन होगा। नेक्स्ट वन इज विच पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट हु अंडरगॉन लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन। तो जिस पर्सन का लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन होना है, लोअर लेग है जो एम्पुटेट किए जाने हैं, कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल, सुपाइन विथ हेड टर्न टू वन साइड, साइड लाइंग विथ एम्पुटेटेड साइड अप या फिर प्रॉन। जो पोजीशन दी जाएगी वो क्या होगी, प्रॉन पोजीशन है जो पेशेंट को दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज अ 40-year-old अनकॉन्शियस पेशेंट इज ब्रॉट टू द कैजुअलिटी फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। यहाँ पर ब्लड प्रेशर 80/60 mmHg। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप फर्स्ट क्या करेंगे, BP बस बताया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, ब्लड प्रेशर 80/60 mmHg है। ऑप्शन में प्रोटेक्ट द एयरवे, स्टार्ट द वैसोप्रेशर, CT स्कैन हेड, इन्फ्यूज 2 लीटर ऑफ क्रिस्टलॉइड। तो ऐसे केस में जब आपको चाहे BP कितना भी दिया हुआ हो, यदि ब्लीडिंग और एयरवे आता है तब आपको एयरवे एंड देन ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, लेकिन यदि आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन है तो ऐसे केस में आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एयरवे को प्रोटेक्ट करने की। नेक्स्ट वन इज हैंड फूट सिंड्रोम, हेमेच्यूरिया एंड ऑटोस्प्लेनेक्टोमी आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पर हैंड फूट सिंड्रोम, हेमेच्यूरिया है, ऑटोस्प्लेनेक्टोमी है, तो ये किसके साइन है, हिमोलाइटिक एनीमिया के, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, सिकल सेल डिसीज या फिर क्रिसमस डिसीज के।
हेमेच्यूरिया है, ऑटोस्प्लीनेक्टोमी है, हैंड फुट सिंड्रोम है। तो जितने भी साइन है किसके हैं? सिकल सेल डिसीज के। किसके हैं? सिकल सेल डिसीज के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट। तो सब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं किसी एक को छोड़कर। ओलिक एसिड, लिनोइलिक, अल्फा लिनोइलिक या फिर पाल्मेटिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सब है, जो नहीं है यहाँ पर वो क्या है? पाल्मेटिक एसिड। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेकेंडरी oocyte इज एक्सट्रूडेड फ्रॉम द ओवरी आफ्टर रप्चर ऑफ अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल। तो मैच्योर ग्राफिकन फॉलिक्यूल रप्चर होने के बाद जो सेकेंडरी oocyte है कहाँ पर जाएगा? फर्टिलाइजेशन में, इम्प्लांटेशन के लिए, ओव्यूलेशन के लिए या फिर oogenesis के लिए। तो किसके लिए जाएगा? ओव्यूलेशन के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्राइमरी oocyte जाता है ओव्यूलेशन के लिए कि सेकेंडरी? तो होता है सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। AFI इंडेक्स क्यों जरूरी होता है? जिससे पॉलीहाइड्रोमनियास और ओलिगोहाइड्रोमनियास की सिचुएशन को हम क्या कर सकते हैं? डायग्नोस कर सकते हैं। पॉली में ज़्यादा हो जाएगा यही एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और ओलिगो में कम हो जाएगा। तो नॉर्मल कितना होता है? तो नॉर्मल जो पूल होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का वो कितना होता है? 5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। लेस देन 5 होता है तो ओलिगो, मोर देन 25 होता है तो कितने? इसके लिए हम क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोमनियास। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होना चाहिए? 5 से 25 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ सिंगल स्पर्मेटोजोआ विथ अ सिंगल मैच्योर ओवम इन द ट्यूबल एम्पुला टू फॉर्म द जाइगोट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कम जूम करेंगे। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ सिंगल स्पर्मेटोजोआ। तो सिंगल स्पर्मेटोजोआ का फ्यूज होना एक मैच्योर सिंगल ओवम से एम्पुला में। तो ये क्या कहलाएगा? क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर अपोजिशन। तो ये क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज तो यहाँ पर प्रोसेस क्या है? सिंगल स्पर्मेटोजोआ की मैच्योर ओवम से फ्यूज होने की, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द मेजर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी मेडिसिन हाइपरथायरॉयडिज्म लेवल को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा रही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में आयोडाइड, मेथियोजोल, मेथाडोन या फिर प्रोपिल थायोयूरेसिल। तो यहाँ पर सभी मेडिसिन यूज़ की जा रही हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा मेथाडोन। क्या होगा? मेथाडोन। नेक्स्ट इज डायलेटेड वेन्स अराउंड द अम्बलाइकस इन द पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉल्ड। यदि किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर है उसी के साथ साथ जो वेन्स क्या है? डायलेटेड है अम्बलाइकस के यहाँ चारों तरफ, उसको हम क्या कहेंगे? कैपेट सक्सीडेनम, लाइना नियाग्रा, कैपेट मेड्यूस या फिर स्टीरिया। तो डायलेटेड वेन्स है अम्बलाइकस के चारों ओर विथ सिरोसिस ऑफ लिवर, इसके लिए हम क्या कहेंगे? कैपेट मेड्यूसा। क्या कहेंगे? कैपेट मेड्यूसा। नेक्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो यहाँ पर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कौन सा है? एसिटामिनोफेन, मेथाडोन, डाइजेपाम या फिर एथाम्ब्यूटोल। तो ओपियोइड और नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक होते हैं। तो जो नॉन ओपियोइड्स है यहाँ पर वो क्या है? एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट वन इज बैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन एट जॉइंट्स एंड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो बैंड है फाइब्रस टिश्यू का जो कि जॉइंट्स और बोन को कनेक्ट करता है। याद रखना है बोन्स और जॉइंट को कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं? लिगामेंट। क्या कौन करते हैं? लिगामेंट्स। नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट्स एक्सेप्ट। तो हेपेटाइटिस ए का मेन रूट क्या होता है? फीको ओरल रूट। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस से ट्रांसमिट होगा सबके थ्रू किसी एक को छोड़कर। फीको ओरल रूट, पेरेंटल रूट, ड्रॉपलेट न्यूक्लिया या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन से। तो जो रूट यहाँ पर नहीं होगा वो क्या होगा? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। बाकी सबसे जो फर्स्ट रूट होता है वो तो होता है फीको ओरल रूट। नेक्स्ट वन इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट विल बी लिव्ड बाय दोज बॉर्न अलाइव इनटू अ पॉपुलेशन इफ द मॉर्टेलिटी परसिस्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि यदि एवरेज नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की औसत संख्या जो कि आबादी में जीवित पैदा हुए लोगों द्वारा दिए जाएगी, यदि वर्तमान आयु विशिष्ट मृत्यु दर बनी रहती है तो उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
ऑप्शन है क्रूड डेथ रेट, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, ईयर ऑफ पोटेंशियल लाइफ कॉस्ट या फिर प्रोपोर्शनल मॉर्टेलिटी रेट। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन इस पेपर के हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो जो भी लोग इन पेपर्स की PDF परचेस करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।